स्वागत कीजिए अपने फेवरेट एक्टर का, रघुवीर यादव जी का। और हम इनके साथ हमारे सहयोगी मृदुल जो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। रघुवीर जी, हम जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे और आपकी जो ये मुस्कुराहट है ये ऐसे ही यूं ही बरकरार रहे, ये भी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम आपको बोर नहीं करेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छी प्रस्तुति और उनकी जर्नी के बारे में आप भी सुनेंगे और हम भी सुनेंगे। थैंक यू रघुवीर जी, आपके बोलने के लिए ये माइक है और सुरों के लिए वो माइक है। धन्यवाद। आप यहाँ क्यों नहीं बैठे? नहीं सर, आपके सुर लगेंगे और हम सब श्रोतागण हैं यहाँ पर सुनने के लिए। धन्यवाद श्वेता और अनामिका। चर्चा की शुरुआत में लौकी से ही करूँगा क्योंकि बड़ा संशय का विषय था भाई, लौकी क्या है, पम्पकिन है नहीं है। लौकी बॉटल गार्ड है और पम्पकिन कद्दू होता है, लेकिन इन सब से हम आगे निकलते हैं। रघुवीर जी इस समय हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने करियर में वो मकाम हासिल किया है, एक छोटे से शहर से आके बुंदेलखंड, जहाँ पानी नहीं पहुँचा है, पानी भी नहीं पहुँचा है रघुवीर जी वहाँ पर, लेकिन वहाँ से आप निकल के आज रिपब्लिक भारत के मंच पर आ गए। कैसा लग रहा है? अरे बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हमारे ही लोग हैं, हम ही हैं। हाँ, सब हम ही हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सर, ये परिवार ही है हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको मैं एक बड़ा किस्सा सुनाना चाहूँगा क्योंकि अभी आपकी सीरीज पंचायत का जिक्र हो रहा है, प्रधान जी का जिक्र हो रहा है। जी। जहाँ से प्रधान जी शूट करते हैं मैं वहीं का रहने वाला हूँ, भोपाल के पास सीहोर। अरे वाह 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 वाह। तो हम सब एक ही माटी के हैं, मध्य प्रदेश की माटी के। तो यहाँ से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं रघुवीर जी। और ये जर्नी जो है, मैं पढ़ रहा था कि संगीत में ज़्यादा रुचि थी जी, एक्टिंग में थोड़ी सी कम थी, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों का तो कोई जवाब नहीं, बस था क्योंकि मैं बिल्कुल जबलपुर में आधारताल एक जगह है। हाँ। और 1950 के आसपास की बात है, जब मेरा जन्म हुआ तो सिर्फ रोड था, जहाँ एक क्या था कि एक तालाब था, तालाब किनारे एक टीले पे हमारा मकान और वो नाना जी की सारी ज़मीन थी। कभी कभी बस निकल के जाती थी तो हम दौड़े दौड़े बस की आवाज़ सुना करते थे, दौड़ के देख लेते थे, जब बस की आवाज़ आती थी दौड़ के वहाँ चले जाते थे और फिर अपने वहीं खेलते रहते थे। वहीं धोबी कपड़े धोने के लिए आया करते थे। और वहाँ जो पक्षी जो होते थे वहाँ के, वो क्या सुर में ऐसा लगता कि पूरा सुरीला सा माहौल होता था वहाँ। वाकई। तो वहाँ पे, और मैं बिल्कुल बज्जर देहाती, बैलगाड़ी चलाया बचपन में, बैलगाड़ी चलाता, भैंसे चराया करता था। ये एक्टिंग वैक्टिंग से तो कोई ताल्लुक नहीं था, म्यूज़िक से भी कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ जी, म्यूज़िक जो मेरे जहन में आया वो वहीं से आया। तुम बताऊँ कैसे आया? बिल्कुल, मैं सुनना भी चाहूँगा। हाँ हाँ, वो सुना दूंगा मैं इसमें। तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। क्यों मेरे हाथ आ रही आवाज़? हाँ, बहुत सुंदर। तो ऐसा है कि वो हमारा टीले पे मकान था, तो दूर खेतों की जो मेड़ है, मेड़ पे से एक पापड़ वाला निकलता था और मैं 2.5-3 साल का था उस वक्त। तो वो पापड़ सिर्फ एक घर के लिए पापड़ बेचता था। सिर्फ एक। पहले वो जो आवाज़ मेरे सुरों वाली पड़ी, वो पहली दफ़ा पड़ी, वो ये था। स्केल। मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। फिर हम उसको बुलाते थे, ए पापड़ वाले। हाँ, ये भी सुर में होता था, ए पापड़ वाले। हाँ, तो पापड़ वाला आ जाता था वहीं से। मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, फिर घर में आ जाता था, फिर पापड़ देता रहता। मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। पापड़ वापड़ दिए और फिर निकल पड़ता था कि मूंग का पापड़ लो, बहुत खूबसूरत। पापड़ लो। तो ये शुरुआत हो गई। अब ये कमबख्त स्वर जो मेरे कानों में पड़े तो बगैर गाए मुझसे रहा ना जाता। मैं दिन भर घर में पापड़ बेचता रहता था और बस वही पापड़ बेचते घर में और बस। और उन दिनों ऐसा सुरीला सा माहौल हुआ करता था कि जो भिखारी भीख मांगने आते तो वो भी गा के भीख मांगते थे। तो एक भजन था जो, अब बात चली तो मैं बता, बिल्कुल बिल्कुल जरूर, कि
एक भजन था, वो अंधे थे और अपनी पत्नी के कंधे पे हाथ रख के और गाते हुए निकलते थे। आजू गई होती भो रही हो रस खान रही, कभी नंद के भो नहीं, बाको जियो जुग लाख करो रही, जसमती को सुख जाद कहूँ नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भोही बनाए बनाए, डिठो नहीं डारी हमेल निहारती आनंद भारती जो चुचकारती छो नहीं, धुरु भरयति शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अंगना पग पैजनिया कटी पीरी कचोटी। वाचा भी कोरस खान बिलो कति भारती, काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। अरे काग के भाग, अरे वाचा भी को रस खान बिलो कति भारती, काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। आजू गई होती भो रही हो रस खान रही, कभी नंद के भो नहीं, बाको जियो जुग लाख करो रही, जसमती को सुख जात कहो नहीं। अरे तेली लगाई लगाई के अंजन भोह बनाए बनाए, डिठो नहीं डारी हमें निहारती आनंद भारती जो चिचकारती छो नहीं, धुर भरे अति शोभित श्याम। हाँ, बहुत सुंदर। धुर भरे अति शोभित श्याम जू, अरे धुर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनिया कटी पीरी कचोटी, पैजनिया कटी पीरी कचोटी, पैजनिया कटी पीरी कचोटी। वाचा भी को रस खान बिलो गति भारती, काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ से ले गयो, हरि हाथ से ले गयो रे, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। हाँ, वाह, जोरदार। और अन्नू जी हमारे बीच में आ गए। अन्नू कपूर जी, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के मंच पर। आपके आते ही रघुवीर जी की ऊर्जा बढ़ गई, उनके सुर बढ़ गए। और जब अन्नू जी बैठे हुए हैं तो मैं, एक किस्सा है बड़ा आपके जीवन में। आप 15 साल की उम्र में ललितपुर से भागकर पहुंच गए। नहीं, ललितपुर से भागे, जबलपुर से भागे और ललितपुर पहुंच गए। बड़ी बात यह है कि उस समय कमाई की जब बात होती है तो रघुवीर जी बड़ी छोटी सी कमाई थी। मैं, आप ही बताएंगे कितनी कमाई थी, मैं तो बोलूँगा ही नहीं, लेकिन उसका जो लगाव है वो अन्नू जी से है। आप बताइए ये हमारे दर्शकों को। ये मैं घर से चल पड़ा या भागा या निकल पड़ा, कहना बड़ा मुश्किल, क्योंकि मुझे हायर सेकेंडरी में फेल होने वाला था। मुझे पहले से अंदाज़ा हो गया था। तो वहाँ एक मेरा प्रोफेशनल दोस्त, मेरा प्रोफेशनल भगोड़ा था, जो महीने में 3-4 बार भागता था। तो क्या था कि एक दिन बाद रिजल्ट आने वाला था, और मेरे जो जहाँ मैं पढ़ा हूँ, मेरे मामा जी के नाम पे स्कूल है, लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन, जो मेरे सगे मामा जी हैं। उनको पागल कुत्ते ने काट दिया था, तो उनकी उसमें मृत्यु हो गई थी। उस स्मृति में वो नाना जी ने मेरे स्कूल बनवाया था। तो उसी में मेरी पढ़ाई वढ़ाई, और मुझे साइन दिलवा दिया कि नौकरी मिल जाएगी, और बस नौकरी मिलेगी हायर सेकेंडरी के बाद, और उसके बाद अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर शादी कर देंगे। पर यही पूरी प्लानिंग थी घर वालों की। लेकिन मेरा तो बिल्कुल अलग। मैं तो भैंसों पे चढ़ जाता था और बैलगाड़ी चलाता था, और बस इस तरह गाने वाने में जूझा रहता था। तो जैसे ही मुझे पता लगा कि फेल होने वाला, तो मैं वो स्कूल के सामने आम का पेड़ था, वहीं नीचे बैठा हुआ था। तो वो आ गया, प्रोफेशनल भगोड़ा, नरेश सूरी उसका नाम था। आया, कहने लगा कि यार क्यों बैठे हुए हैं। मैंने कहा यार फेल हो जाएंगे, समझ नहीं आ रहा करूँ क्या मैं।
तो कहने लगा कि क्या फिर क्या सोचा, मुझे कैसा लगता है घर छोड़ के भाग जाऊं। तो कहने लगा भागोगे? प्रोफेशनल भगोड़ा साथ में। हाँ, तो मैंने कहा चलो। तो कहता मैं भी जा रहा हूँ, उसके साथ हम भागे। बगैर बगैर टिकट हम विदाउट टिकट ललितपुर तक पहुंचे। अब ललितपुर में बाबूजी की कंपनी लगी थी, अन्नू के फादर। अच्छा। बाबूजी कहते हैं उन्हें, नाटक कंपनी लगी थी। हमने पहले दिन वहाँ नाटक देखा, 2 रुपये 50 पैसे का टिकट लेके, और रात को वहाँ साइकिल स्टैंड पे सो गए। सोने के बाद फिर उसी के फूफा जी का घर था, वहाँ पहुँचे। तो रात को वहाँ रहे और 2-3 दिन वहाँ रहे। रहने के बाद क्या हुआ कि वो फिर वहाँ छोड़ के भाग गया मुझे। अच्छा, प्रोफेशनल था सर वो तो। हाँ, वो भगोड़ा था तो उसकी आदत थी, तो फिर भाग गया। अब मैं करूं क्या? तो फिर मैं पहुंचा, वो कंपनी वहाँ ललितपुर में, वो कंपनी बाग में लगी हुई थी हमारी नाटक कंपनी। भोपाल थिएटर कंपनी लिखा हुआ था, भोपाल थिएटर नाटक कंपनी। तो थिएटर लफ्ज मैंने पहली दफा सुना, कि देखा कि थिएटर होता क्या, मुझे नहीं मालूम थिएटर होता हाँ। क्या। तो मैं गया, बाबूजी थे और सब लोग सुबह सुबह राशन लेने आते थे। वो जो जिनकी जो तनख्वाह होती थी, जो दाढ़ी होती थी, तो वो बैठे। तो बाबूजी और सारे लोग वहाँ, हारमोनियम मास्टर भी बैठा, ढोलक मास्टर भी बैठा, सब बैठे। तो मैंने कहा कि महफिल पूरी हाँ, थी। हाँ। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ ऐसा, वो भाग गया है, मेरे पास कोई काम नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या करते हो? तो मैंने कहा जी गाना गा लेता हूँ। तो उनका अच्छा सुनाओ। तो वहाँ सब बैठे हुए थे, तो मैंने सुनाया उनको कि हाँ। बदली तेरी नजर तो नजारे बदल गए, ये चांदनी ये चांद सितारे बदल गए। लहरों से पूछ लीजिए, साहिल भी है गवाह, कश्ती कश्ती मेरी डुबो के धारे बदल गए। कश्ती। बाबूजी कहने लगे भैया गाते तो सुरीला हो, लेकिन तुम्हारा तलफ़ुज़ बड़ा खराब है। तो मैंने उनसे कहा कि तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, सुर में आ जाएगा। तो सारे लोग वहाँ हंस हंस के लोटपोट। वो बड़े कि ये मुझे लगा कि तबले से कोई ताल्लुक होगा, मुझे क्या मालूम तलफ़ुज़ क्या होता है। तो मैंने कहा तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तो तब बाबूजी ने समझाया कि बेटा तलफ़ुज़ का मतलब उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। तब मुझे बड़ी शर्म आई कि भैया ये तो बड़े, तो मुझे ये नहीं मालूम कि इसका मतलब उच्चारण होता है। हाँ, खैर मैंने कहा बाबूजी मैं ठीक कर लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 2 रुपये 50 पैसे मुझे वहाँ रख लिया गया, और यकीन मानिए मैंने 1 साल के अंदर वहाँ उर्दू लिखना पढ़ना सीखा। बहुत सुंदर। लेकिन ये जोरदार ताली होनी चाहिए। सीखने की जो कला है और शैली है वो शुरू से थी। रघुवीर जी, लेकिन उस टाइम जो 2.5 रुपये प्रतिदिन की आपकी कमाई थी, वो मुझे लगता है कि महंगाई बड़ी रही होगी, आज भी है, और श्रोतागण हमारे महंगाई को लेकर बड़ा सुनना चाह रहे हैं सर। आप बिल्कुल सुना दूंगा। हाँ। लेकिन जैसे सुनाता हूँ फिर बढ़ जाती है। हाँ तो या सैया री, या सैया री, सैया रे सैया हो। ओ सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। अरे हर महीना उछले पेट्रोल,
हर महीना उछले पेट्रोल, डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के कबूल। अरे हर महीना उछले पेट्रोल, डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के कबूल। उषा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खाए जात है, सखी सैया तो खूब ही कमात है सखी। अरे साल घसीटत आगो जून, अरे साल घसीटत आ गो जून, महंगाई मेरो पी गई खून, हाफ पेंट हो गई पतलून। साल घसीटत आ गो जून, महंगाई मेरो पी गई खून, हाफ पेंट हो गई पतलून। और पड़े खटिया पे यही बड़बड़ात है, महंगाई डायन खाए जात है, सखी सैया सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन। अब फोक म्यूजिक में ये होता कि इम्प्रोवाइजेशन की बड़ी गुंजाइश होती है। तब मैंने कहा उस गुंजाइश को यहाँ क्यों छोड़ूं। हाँ सखी सैया अरे वो देखो ये बड़े हजूर, अरे वो देखो ये बड़े हजूर, पकड़ कैमरा खड़े हैं दूर और मजे ले रहे हैं भरपूर। अरे ये देखो ये बड़े हजूर, पकड़ कैमरा खड़े हैं दूर, मजे ले रहे हैं भरपूर। और यहाँ मैया हमारी मरी जात है, महंगाई खाए जात है। ये महंगाई डायन खाए जा रे, ये महंगाई डायन रे, महंगाई डायन। वाह रघुवीर जी जो आप सुर पकड़ते हैं वो काबिले तारीफ हैं। इस हॉल में कई लोग बैठे हुए हैं जिनका आपसे जुड़ाव है, सीधा जुड़ाव, वो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, महिला हो, कोई भी हो। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रघुवीर जी ने चाचा चौधरी का कैरेक्टर प्ले किया और आप जब सोते हैं तो हसीन सपने देखते हैं, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और हाल ही में जब हम पंचायत देख रहे हैं तो वहां पर प्रधान जी का कैरेक्टर, ये प्रधान जी का कैरेक्टर कितना टफ था, पहली बात तो ये कितना डिफिकल्ट था, कितना कठिन था रघुवीर जी। और चाचा चौधरी से लेकर यहाँ तक का सफर कैसा रहा? सफर तो मजेदार ही होता है, नहीं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता तो बड़ा। ये ले आवाज़ आ रही है ना? आ रही है। तो एक तो पंचायत हम हाँ। खुद ही वाकिफ हैं, क्योंकि मैं तो खुद ही देहात का हूँ, गाँव का हूँ, तो हाँ ये सब लोग देसी हैं। जी 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 बिल्कुल देसीपन तो वहाँ से मिल गया। और फिर क्या गांव में ज़्यादा रहा हूँ, और मुझे जब मैं पंचायत कर रहा तो मुझे अपने बचपन की याद आई कि ये पंच किस तरह के होते हैं। सरपंच जब क्या होता है, शादी ब्याह होती तो बैठ जाते थे अखाड़े के सामने या मंदिर के सामने बैठ जाते थे। फैसला नहीं, वैसे ही बैठे रहते थे, वो वैसे ही बैठ जाते थे, वैसे ही फैसला करने लग जाते थे बैठे बैठे। तो मुझे याद है मैं छोटा सा था, कुछ 6-7 साल का था, तो वैसे खेल रहे थे, तो बस वो लोग बैठे हुए थे सब। मेरे फादर भी वहीं बैठे हुए थे, पिताजी भी बैठे हुए थे। तो कहने लगे मैं जाकर वहीं बैठ गया पास में, तो कहने लगे देखो पहले तो हमें डांटा कि तुम लोग खेलते रहते हो। अब रात का वक्त किसी की शादी थी, उसमें कहते खेलते रहते लोग, पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगता है, हमेशा खेलते रहते हैं। और तो कहने लगे कि हमारे ज़माने में, कहते पढ़ते लिखते नहीं, हमारे ज़माने में हम लोग फर्स्ट आते थे। और बुंदेलखंडी में कहते कहने लगे मुझसे हमारे ज़माने हम लोग फर्स्ट आते रहे। हाँ तो फर्स्ट आते रहे,
और ये देखो खेलने में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा सब लोग फर्स्ट आते तो सेकंड कौन आता था? तो ये बात जो मैंने कह दी तो मेरे फादर ने जो मेरी पिटाई की थी, बोले कि बस बुजुर्गों के मुंह लगता है, बूढ़ों के मुंह लगता है, शर्म नहीं आती? हाँ। उसके बाद मैंने बुजुर्गों के मुंह लगना बिल्कुल बंद कर दिया कि जो वो कहें बस वही। अच्छा रघुवीर जी, हमने प्रधान जी के कैरेक्टर में देखा आप बड़ी स्टाइल से कहते हैं हाँ। ये कहाँ से आया हाँ? ये हाँ ही तड़प है भैया अंदर की। कैसी है सर, जरा बताइए। अच्छा है, मैं जो दर्शक बैठे हुए उन्हें एक बात बताऊंगा। ठंड का मौसम चल रहा है भाई, यहाँ लौकी कद्दू सबकी बात हो रही है, लेकिन एक और आजकल थोड़ी सी महंगी है, मटर। ये मटर का भी किस्सा है, कभी सब्जी में डल जाती है, कभी दाल में डल जाती है, कभी मटर की सब्जी। इस पर भी आपने बड़ा एक जबरदस्त कैरेक्टर प्ले किया है और डायलॉग बोला है। जी जी जी। ये मटर, एक तो वो मटर लफ्ज ही ऐसा है कि दिमाग में लगता है। हाँ। मटर मटर मटर। अब 10 बात बोलिए आपका सर दर्द हो जाएगा। सुबह मटर या सर दर्द, वो सर दर्द ठीक हो जाएगा क्योंकि सारी नब्जें हिल जाती। मटर मटर मटर। देखिए करके 5 मिनट करके देखिए। अगर आपका सर दर्द हो तो आप मटर मटर कर दीजिए, और ना हो तो दर्द लाना हो तो मटर मटर करिए। हाँ। बस फिर मटर मटर में देखिए क्या मटर गश्ती होती है। ये मटर गश्ती चालू रहेगी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जब हम मध्य प्रदेश के फोक की बात करते हैं तो हम एक गाना सुनते हैं, एमपी हाँ। अजब है, और सबसे गजब है अगर आपकी आवाज में। तो अभी तो याद नहीं हुआ क्योंकि मेरे ख्याल थोड़ा से सा 2 लाइन। एमपी अजब है, अजब है, थोड़ा सा सुनाई ना, इसी सबसे गजब है। हाँ। इतना ही याद है, इसके आगे नहीं। एमपी गजब है और सबसे अजब है, और सबसे अजब है। आप बताते जाइए, मैं गाता जाऊंगा कि एमपी अजब है। अरे मर्दुल का पहाड़ देखो, सतपुड़ा की रानी देखो, देखो सतपुड़ा की रानी एमपी गजब है। ये देखिए। सबसे अजब है, सबसे गजब है, सबसे अजब है रे एमपी अजब है। अजब है क्योंकि मध्य प्रदेश गजब। अब खत्म नहीं करो तो गजब करना। नहीं। अच्छा एक चीज और रघुवीर जी, बताइए। बहुत सुंदर जब हम फोक की बात करते हैं और जैसा हम कह रहे हैं कि साहित्य, सुर और शक्ति, रघुवीर जी के लिए संगम क्या है? यही है। और क्या है कि हमें बचपन से जी इसी में डुबोया गया है हम्म। कि बस म्यूजिक, संगीत, साहित्य। हाँ। क्योंकि एक तो मैं आपको एक किस्सा बताऊं हाँ कि जरूर। मेरी नकल करने की आदत थी। अच्छा। मैं जब गाना गाता मिमिक्री की? नहीं मिमिक्री तो नहीं कर, मिमिक्री ही कहोगी उसको, लेकिन हाँ। वैसी नहीं, म्यूजिक में गाने की। तो क्या है कि आपके चारों तरफ आपके गुरु, आपके टीचर हाँ। हैं, पूरी कायनात आपके टीचर है। हाँ तो बस सुनने वाली जो बात है, मैं हाँ। हमेशा बचपन से मेरी सुनने की आदत है। जैसे वो पापड़ वाली की बात कही कि वो सुन के ही मुझे याद आया, मूंग का पापड़। तो हम लोगों ने सुनना बंद कर दिया। अगर आप सुनने की आदत डाल लें तो देखिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है पूरी जहां में सीखने के लिए। तो मैं बताऊं कि मैं नकल करता था, मन्ना डे, मुकेश, इन लोगों के गाने गाया करता था। वाह। तो जब मैं पारसी थिएटर में था, हम अन्नू के मतलब हमारे बाबूजी, हम तो बाबूजी कहते हैं, नाटक कंपनी में जब थे, तो मैं एक दिन दोपहर में हम लोग स्टेज पे बैठे हुए और रियाज कर रहे थे। कोई मन्नाटे का वो झनक झनक तुरी बाजे पहलिया, वो हम गाना गा रहे थे मन्नाटे की आवाज़ में। तो एक सार्जेंट बाबा थे हमारे, वो उसके गेट में, हाँ गेट कीपर हुआ करते थे, तो वो भी बैठे हुए थे, बीड़ी पी रहे थे बगल में बैठे हुए। तो जब मैंने गाया मन्नाटे की तो सब लोग तारीफ करने लगे कि देखो क्या बढ़िया गा रहा है, देखो बिल्कुल कॉपी करता है, बिल्कुल कॉपी करता है। तो सब लोग तो खुश हो रहे थे, उन पे उनके चेहरे पे शिकन नहीं, कहता हाँ ठीक है गा लिया तो गा लिया, इसमें क्या है। तो कहने लगे कि नहीं देखो कितना बिल्कुल कॉपी करता है। तो अच्छा नहीं लगा आपको? अरे कहता कॉपी करता तो नकल करता तो नकल में क्या रखा है? बोले जब वो जिंदा है गाने वाला, तू नकल करके क्या कर लेगा? है अल्लाह ने जो तुझे दिया है, जो मालिक ने तुझे दिया है, उस पर देख, उसको टटोल, जो तेरे अंदर है। ये नकल करके क्या कर लेगा? बहुत सुंदर बात भाई साहब, उसी दिन मैंने तय किया कि मैं किसी की नकल नहीं करूंगा, जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर से निकलेगा। तो उस तो अंदर सब यही है,
संगीत एक बार साहित्य कुछ सब हो जाए, अंदर क्या है? अंदर क्या है जी बताऊं? जरूर। दीवाना 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 दीवाना। कब्रे मजनू पर किसी ने आके पूछा ये सुखन कि याद लैला भी बाकी है तुझे वो खस्ततन। तो फाड़ कर मुंह से कफन बोला मजनू एकदम दीवाना 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 दीवाना। लैला लैला पुकारूं मैं बन में और मेरी लैला बसी मोरे मन में है। लख्त जिगर खाने को और खून जिगर पीने को ये ग़िज़ा मिलती है लैला तेरे दीवाने को। और शहर भर में लैला ने ये मनादी कर दी कि कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। अरे मैं उसकी दीवानी वो मेरा दीवाना 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 दीवाना। तो सुनते हैं कि लैला के घर का ये दस्तूर था, भीख देती दर पे जो आता गदा। तो एक दिन मजनू भी कासा हाथ ले जा पुकारा दर पे कुछ लिल्लाह दे। आई लैला और सबों को कुछ दिया, हाथ से मजनू के कासा ले लिया और लेके दे मारा जमीन पे। एक बार रक्स करता हुआ मजनू हुआ बेख्तियार। आंख में आंसू थे और दिल था बेकरार। कह रहा था यूं जुनून में बार बार दीवाना 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 दीवाना। ए मजरूह तुझे तेरी निखत की कसम, अल्लाह की कसम, मेरी वहशत की कसम है। लिल्लाह ठहर दर्द मोहब्बत की कसम है। तू जिसको चाहती है उसी की कसम सबा। एक हमज़दा पुरास का पैगाम लेती जा, लेक धज्जी तो लेती जा मेरे चाके गिरेबां की। और हवा खाता हुआ होगा मेरा गुलरू गुलिस्तान की। अदब से सर झुका कर चूमना लैन जाना की। और मुसीबत कह सुनाना सब मेरे दर्द बियाबां की। अगर तैयार हो तो साथ ले आना जुबान बनकर मेरी, वरना दरे लैला पे चिल्लाना दीवाना 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 दीवाना। ढल चुकी थी धूप, अब था वक्त शाम। एक जगह पे बैठकर वो तिश्ना काम नाम लैला यूं ज़मीन पे लिखने लगा। और फिर सजदाओं से करने लगा। नागहां एक शख्स आया और उसने यूं कहा कि क्या है तेरा नाम ओ मर्दे खुदा। तो बोला मजनू
ए ज़ाहिद तू मुझे जाना नहीं, ए ज़ाहिद तू मुझे जाना नहीं, और आशिक़ लैला हूँ पहचाना नहीं, क्योंकि तुम जिसे कहते हो लैला वो नहीं है लैला, वो लाइला, 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 लाइला। क्लासिक सर, क्लासिक। मैं स्टैंडिंग ओवेशन देता हूं सर आपको, आपके सुर को। क्योंकि आपके जैसे कलाकार सर बहुत कम हुए हैं इस देश में, और जितने भी हम सभी का सम्मान करते हैं, आपके जैसे फनकारों का रिपब्लिक भारत संगम के जरिए सम्मान कर रहा है। और ये मंच अभी रघुवीर जी जाएंगे ज़रूर, लेकिन एक ऐसे फनकार का इंतज़ार कर रहा है जो हमारे बीच मौजूद हैं। अनु कपूर साहब इसके बाद होंगे। रघुवीर जी बहुत धन्यवाद आपका, कुछ कहना चाहेंगे आप? रघुवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो सब कुछ जो दिल में था मैं कह गया। तो सारा कुछ बस यही है, सुर, साहित्य और शक्ति, यही है। इसी को अगर ऐसे पकड़ के रखें ना तो बस कोई रोक नहीं सकता, आप निकल जाएंगे बिल्कुल जहाँ चाहे। बहुत सुंदर। तो बड़ा खूबसूरत सा माहौल देखा, बड़ा खूबसूरत, बहुत मज़ा आया, मैं सच कह रहा हूँ। थैंक यू। और हमेशा याद करूँगा और हमेशा आना चाहूँगा। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच।